आज के मुख्य समाचार। शिमला के बाजारों में राखियों की रंग बिरंगी रौनक। जयराम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर विधायक अजय सोलंकी का हमला। वंदे मातरम को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। विधायक सुधीर शर्मा बोले, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। सदन में फिर हंगामा, सोमवार तक कार्यवाही स्थगित। अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी शिमला के बाजार राखियों की रंग बिरंगी रौनक से सज गए हैं। शहर के प्रमुख बाजारों में राखियों की दुकानों और स्टॉलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए पारंपरिक राखियों के साथ साथ आधुनिक डिजाइन, आकर्षण पैटर्न और चांदी से बनी राखियों को भी पसंद कर रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार बाजार में राखियों की अलग अलग वैरायटियां देखने को मिल रही है, जिसमें बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक की पसंद का ध्यान रखा गया है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में सबसे अधिक आकर्षक रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियों का है। साधारण राखियों की कीमत करीब 10 रुपए से शुरू हो रही है, जबकि आकर्षण डिजाइन और बेहतर सजावट वाली राखियां 250 से 300 रुपए तक उपलब्ध है। इसके अलावा चांदी की राखियों की मांग भी इस बार खास तौर पर देखने को मिल रही है। चांदी की राखियों की कीमत करीब 450 रुपए से शुरू होकर डिजाइन, वजन और कारीगरी के आधार पर 8000 तक पहुंच चुके हैं। बाजार में चांदी की राखियां खरीदने को लेकर लोगों में खास उत्साह भी नजर आ रहा है। पहले जहां राखी को मुख्य रूप से भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली पारंपरिक डोरी के रूप में देखा जाता था, वहीं अब इसे भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ यादगार वस्तु के रूप में भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि कई बहनें ऐसी राखियां पसंद कर रही है जिन्हें रक्षाबंधन के बाद भी संभाल कर रखा जा सके। चांदी की राखियों में अलग अलग तरह के डिजाइन उपलब्ध है। इनमें साधारण और हल्के डिजाइन से लेकर बारीक कारीगरी वाली आकर्षण राखियां शामिल है। कुछ राखियों में धार्मिक प्रतीकों, फूलों और पारंपरिक आकृतियों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ में आधुनिक डिजाइन को प्राथमिकता दी गई है। कीमत भी इसी के अनुसार अलग अलग रखी गई है। बाजार में बच्चों के लिए भी राखियों की विशेष रेंज उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए कार्टून, खिलौनों और रंगीन आकृतियों से सजी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुकानों पर बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रंगों और डिजाइन में राखियां सजाई गई हैं। कार्टून वाली राखियों के अलावा छोटे खिलौनों, रंगीन मोतियों, चमकीले धागों और आकर्षण सजावट वाली राखियां भी बच्चों को खूब पसंद आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि बच्चे अक्सर अपनी पसंद के कार्टून वाली राखी चुनते हैं, जबकि परिवार के सदस्य भी उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए खरीदारी में जुटे हुए हैं। युवाओं के पसंद को ध्यान में रखते हुए बाजार में राखियों के डिजाइन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक लाल और पीले धागे वाली राखियों के साथ साथ अब कई तरह के रंगों, मोतियों, स्टोन और मेटल और डिजाइनर सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ राखियां देखने में बेहद आकर्षक और आधुनिक है, जिससे युवा वर्ग भी इन्हें पसंद कर रहा है। कई दुकानों पर भाई बहन के रिश्ते से जुड़े संदेश और प्रतीकों वाली राखियां भी उपलब्ध है। इससे राखी केवल सजावटी वस्तु न रहकर भाई बहन के रिश्ते और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी बन रही है। शिमला के बाजारों में राखियों की कीमत हर वर्ग के ग्राहक की पहुंच के अनुसार रखी गई है। करीब 10 रुपए से शुरू होने वाली साधारण राखियों से लेकर 250 से 300 रुपए तक के डिजाइनर राखियां आसानी से उपलब्ध है। वहीं चांदी की राखियों में कीमत 450 रुपए से शुरू होकर 8000 तक की जा रही है। इस तरह ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार राखी खरीद सकते हैं। बाजार में कम कीमत वाली राखियों से लेकर प्रीमियम श्रेणी की राखियों तक पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन के नजदीक आने के बाद बिक्री में और तेजी आएगी। रक्षाबंधन को लेकर शिमला के बाजारों में धीरे धीरे त्योहार जैसा माहौल बनने लगा है। राखियों की दुकानों पर विभिन्न डिजाइन की राखियां सजाई गई हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग पहले अलग अलग डिजाइन देख रहे हैं और इसके बाद अपनी पसंद के अनुसार राखी का चयन भी कर रहे हैं। राखियों के बाजार में आए बदलाव यह बताते हैं कि समय के साथ इस त्योहार की खरीदारी की पसंद भी बदल रही है। पहले जहां एक जैसे पारंपरिक धागे और सेमी डिजाइन वाली राखियां बाजार में प्रमुखता से मिलती थी, वहीं अब हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग विकल्प उपलब्ध है। बच्चों के लिए कार्टून और खिलौना आधारित राखियां, युवाओं के लिए स्टाइलिश और डिजाइन राखियां तथा पारंपरिक पसंद रखने वालों के लिए साधारण और धार्मिक प्रतीकों वाली राखियां बाजार में मौजूद है। वहीं चांदी की राखियों में भी इस बार जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का
का कहना है कि रक्षाबंधन से पहले के दिनों में बाजार में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। त्योहार के नजदीक आते ही दिन प्रतिदिन खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल शिमला के बाजारों में राखियों की रंगीन सजावट और खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोगों ने त्योहार की दस्तक का एहसास कराना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। विपक्ष के प्रदर्शन के चलते विधानसभा परिसर में माहौल गर्मा गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक विधानसभा परिसर में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और उनके मंत्रियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्री जनता के बीच झूठ को प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के आधार पर सरकार से पूछ रही है और विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाता रहेगा। भाजपा ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने की परंपराओं को लेकर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से होनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विपक्ष के सदस्य राष्ट्रीय गीत गा रहे थे तो कांग्रेस के सदस्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे। भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा की परंपरा और राष्ट्रीय भावना से जोड़ते हुए सत्ता पक्ष से जवाब मांगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के विषय को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा की मर्यादाओं व परंपराओं को लेकर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस के मंत्री इन मुद्दों का जवाब देने के बजाय विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा विधायक दल ने पंचायतों से जुड़े मुद्दों को भी प्रदर्शन में प्रमुखता से उठाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थानों का राजनीतिक शोषण कर रही है। पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव लटकाए जाने को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। भाजपा विधायकों का कहना है कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में पंचायतों से जुड़ी चुनावी प्रक्रिया में देरी से स्थानीय स्तर पर कामकाज प्रभावित हो सकता है। पार्टी ने सरकार से जल्द स्थिति स्पष्ट करने और लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने की मांग उठाई। बिल्कुल सरासर झूठ। विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान जब शुरू हुआ, सभी विपक्ष के माननीय सदस्य अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। उसके पश्चात जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहां विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया, जानकारी पूछी गई कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हैं। और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी और उसके बाद कांग्रेस के विधायक मंत्री जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, आज हम अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष अपनी बात कहेंगे। पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की सभी माननीय सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को दी जाए और अगर उसमें अगर कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। और इस बात को लेकर के आज हम बात कहने वाले। देखिए, इस बात को लेकर के जब पूरे देश में वंदे मातरम के संदर्भ में बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि कानून बन गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बिल पारित होने के पश्चात, और 15 अगस्त को, अब की बार 15 अगस्त को पहली बार देश के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के साथ जो है उस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो एक सीधी सी बात है, सीधा संदेश है कि वो पूरे देश के अंदर उसी रूप में लागू होना चाहिए जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को हुई थी। और 15 अगस्त के बाद अभी विधानसभा के अंदर ये सत्र जो मानसून का हमारा शुरू हुआ था, यहाँ वंदे मातरम से शुरू करना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने पिछले कल विधानसभा में आने से पहले जो बाइट मीडिया को दी है, उस मीडिया की बाइट में अगर आप विस्तार से जाएंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे, उसमें एक बात कही है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में यह फैसला हुआ कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, पूरे वंदे मातरम गायन का जो है वो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ
और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी, इसका मतलब है कि वो वंदे मातरम के प्रति अभी भी सम्मान का, आदर का, श्रद्धा का भाव नहीं रखते। और ऐसी परिस्थिति में बड़ा साफ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय नहीं करेगी कि देश के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा या नहीं गाया जाएगा। ये हमारा जो कानून पास हुआ है लोकसभा द्वारा वो तय करेगा। इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रही है, कोशिश क्या है कि पूरा आमदा हुई पड़ी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पहले वो स्थगित करना चाहते थे, करवाने नहीं चाहते थे, लेकिन आखिरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फैसला हुआ पंचायत के चुनाव करवाने का, और चुनाव की तारीखें तय हुई, यानी कि 31 मई तक संपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट की अगर हम उसकी स्पिरिट देखें, उसका भाव देखें, तो 31 मई तक चेयरमैन वाइस चेयरमैन के भी चुनाव होने चाहिए। लेकिन आज पौने 3 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव के परिणाम निकले हुए। शिमला की जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। अब हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं, तब जाकर के 10 तारीख को वहां पर 10 इस महीने की सितंबर की जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तारीख तय की है। और दूसरी बात, जो डिप्टी कमिश्नर जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये डीसी का ऑफिस नहीं है, डीसीसी का ऑफिस है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं, यानी कि एक तरह का लग रहा है कि कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बन गया डीसी का ऑफिस। आप कल्पना करिए कि डीसी तर्क दे रहा है कि मैं इसलिए चुनाव नहीं करा सकता हूं कि विधानसभा का सत्र चला हुआ है, उसमें कौन सी दिक्कत आने वाली है। और हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से उसका संज्ञान लिया है, टिप्पणियां की हैं डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी, और उन सबको आदेश दिए हैं कि ये चुनाव हर हालत में संपन्न कराया जाए। अभी हमीरपुर की 4 बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव भी अब तक नहीं हुए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज हमारा प्रदर्शन इसी बात को लेकर के है कि लोकतंत्र का गला घोंटना बंद करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पर राष्ट्रीय गीत के अपमान के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय गीत पूरी गरिमा और सम्मान के साथ गाया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस घटना को लेकर कांग्रेस की ओर से भाजपा पर सवाल उठाए जा रहे हैं वह विधानसभा के सदन के अंदर हुई ही नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में माफी मांगने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास इस संबंध में कोई क्लिपिंग के प्रमाण है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय गीत का अपमान कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह जानना चाहती है कि आखिर राष्ट्रीय गीत का अपमान किसने किया है। उन्होंने सत्ता पक्ष से इस मामले में तथ्य सामने रखने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन के भीतर जब राष्ट्रीय गीत गाया गया उस समय भाजपा के सभी विधायक सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरी गरिमा के साथ राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया गया। इसके बाद ही भाजपा की ओर से कांग्रेस के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय गीत नहीं गाने का मुद्दा उठाया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के अंदर जो घटना हुई ही नहीं और उसके बारे में बयानबाजी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा पर कोई आरोप लगाया गया है तो उसके प्रमाण सदन में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आज विधानसभा के अंदर मानसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हमने पूरा उसमें सहयोग दिया। शोकोदगार हुए, प्रश्नकाल हुआ, लेकिन प्रश्नकाल के बाद हमने व्यवस्था से संबंधित अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष जो है कुछ बातों को लेकर के जिस प्रकार से पिछले कल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सदन के बाहर पिछले कल नारे लगाते हुए जिस प्रकार से आए और कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी से ये जानना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया, इस पर सदन जानना चाहता है। और जिस तरह से उन्होंने
बाहर आज भी नारे लगा करके यहाँ पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल थे। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने कॉल दी है राष्ट्रीय गान के अपमान पर, लेकिन सच्चाई हमको जानने का अधिकार है। आप मीडिया से संबंधित हैं, आप लोगों ने भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है कि राष्ट्रीय गान सदन के अंदर पूरी गरिमामय तरीके से गाया गया। सत्ता पक्ष के विधायकों और विपक्ष के विधायकों ने कोई भी इस प्रकार के किसी भी तरह से उसमें असहयोग या कोई अपमान करने का कोई विषय ही नहीं है। और विशेष तौर से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों ने इस प्रकार से किया। हमने आज अध्यक्ष महोदय जी के सामने एक बात कही, अगर राष्ट्रीय गान के समय अगर विपक्ष के विधायकों ने थोड़ी सी भी कोई ऐसी कोई जिससे राष्ट्रीय गान के सम्मान को कोई क्षति पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो हम स्वयं उसमें कार्रवाई करने के लिए आ गया है। लेकिन ये सदन के अंदर सारी कार्रवाई पिछले कल की विधानसभा की जो राष्ट्रीय गान के समय वहां पर शुरू हुई थी उसको पूरा डिस्प्ले किया जाए। और अभी तक हम बार बार मांग रहे हैं कि उसकी वीडियो क्लिपिंग जो है सदन की कार्रवाई का हमको सभी सदस्यों को दिया जाए, अभी तक दिया नहीं गया। आज भी सदन के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को लगा कि भी वो पकड़े गए हैं, झूठ उनका पकड़ा गया है, फिर दाएं बाएं वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में अल्टीमेटली अध्यक्ष महोदय जी ने 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया है। और हम अभी व्यक्तिगत रूप से सभी जितने भी विधायक हैं विपक्ष के जहां अध्यक्ष महोदय जी के चैम्बर में जाकर के उनको मिल करके आए हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप व्यवस्था दें और डिस्प्ले करें सदन के अंदर जो स्क्रीन लगी है उस पर कि राष्ट्रीय गान जब हुआ था उस वक्त किस मुद्रा में सभी सदस्य थे। सभी सदस्य वहां पर विपक्ष के जो थे उन्होंने उसमें क्या किया है जिस पर मुख्यमंत्री को आपत्ति है। ये गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। झूठ बोलने की आदत मुख्यमंत्री जी को बन गई। और ऐसे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि झूठ सदन के अंदर, झूठ विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सब जगह झूठ ही झूठ। देखिए इन सारी चीजों को लेकर के मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इस सारी चीज का कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम पूरी श्रद्धा और आदर के साथ हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य गाते रहे हैं और गा करके सुनाएंगे भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पहले तो बात सिर्फ इतनी है कि जो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं इस पर जो है वो अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था। मुख्यमंत्री ये भी कहा कि जो विपक्ष है वो ड्रामे कर रहा है, सिर्फ ड्रामे ही कर रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी हम सुनते रहे, ये नहीं चल सकता। पिछले 3.5 वर्ष, 3.25 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का ऐसी बातों में ही गुजर गया। झूठ बोलते हुए सत्ता में आए थे, झूठ बोलते हुए सत्ता को चला रहे हैं। लेकिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा में वो ठीक तरह से जवाब नहीं देते, वहां पर भी झूठ बोलते हैं, गारंटियों पर झूठ बोलते हैं और वंदे मातरम के गायन पर, राष्ट्रीय गान के गायन पर, उस पर भी झूठ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बयानों पर कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने तीखा पलटवार किया है। विधायक सोलंकी ने भाजपा नेताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष में रहने के कारण भाजपा नेता बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है और सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात केवल नारों तक सीमित नहीं रखी बल्कि उसे धरातल पर करके दिखाया है। अजय सोलंकी ने डॉक्टर राजीव बिंदल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए बयान देना आसान है, लेकिन सरकार चलाना और प्रदेश के हितों के लिए लगातार संघर्ष करना अलग बात है। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सरकार के विकास कार्यों और नीतियों को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दी है। सरकार ने कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद कई फैसले लिए और व्यवस्था में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए। सोलंकी ने कहा कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। बिना तथ्यों के बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है। अजय सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार काम करने में विश्वास रखती है, केवल पट्टिकाएं लगाने में नहीं। उन्होंने डॉक्टर राजीव बिंदल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नेता पट्टिकाएं लगाने और उनके श्रेय की राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार वास्तविक
काम को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, उनका उद्देश्य प्रदेश की जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल किया है कि विपक्ष में रहते हुए केवल बयानबाजी करने के बजाय उन्हें सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। विधायक अजय सोलंकी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई चुनौतियों के बीच व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। सोलंकी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हिमाचल के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर केवल नारे नहीं लगाए, बल्कि कई स्तरों पर बदलाव करके दिखाया है। कांग्रेस सरकार के कामकाज का असर आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अजय सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तब उसने व्यवस्था परिवर्तन का वादा किया था। सरकार ने इस दिशा में कई बड़े फैसले लिए और व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब केवल नाम बदलना या घोषणा करना नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना तथा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी है। लेकिन तर्क के अनुसार अगर विरोध हो तो हम मानते हैं, लेकिन बिना तर्क के विरोध हो, केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर सड़क पर उतरा जाए तो वो मैं मानता हूँ वो तर्क संगत नहीं है। और राजीव बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व है कि मैं सरकार के खिलाफ आवाज रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि वो तर्कसंगत बात कोई नहीं कर रहे। जो कार्य कांग्रेस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आए उसे भी अपना गिना रहे हैं, और जो कार्य नहीं हुए वो उसका ठीकरा जो है सरकार के ऊपर जो कि तर्कसंगत नहीं है। देखिए, सरकारों का दायित्व है कि लोगों को सुविधाएं दे, लोगों के जो मूलभूत समस्याएं उनका समाधान करें, और इस कार्य में जो हम बिना राजनीति के कर रहे हैं, हम कोई प्रचार और प्रसार कम करते हैं, हम सिरे लेने की राजनीति भी कम करते हैं। केवल हमने पट्टिकाएं नहीं लगाई, जितनी पट्टिकाएं माननीय राजीव बिंदल जी ने लगाई उनसे तो हमने 10% भी पट्टिकाएं नहीं लगाई। और उन पट्टिकाओं का मैं आपको पूरा विवरण दूंगा कि जो पट्टिकाएं उन्होंने आखिरी वर्ष में लगाई उनमें एक भी रुपए के बजट का प्रावधान नहीं था। प्रदेश सरकार ने आते ही निर्णय किया, जो जिन स्कीमों में आखिरी के जो 6 महीने में उद्घाटन और शिलान्यास हुए, जिन शिलान्यासों में बजट का प्रावधान नहीं है उसे वो उन्हें विड्रॉ किया गया। और वो नीड बेस्ड सरकार का ये था, नीड बेस्ड जो संस्थान है वो खुलने चाहिए, लेकिन ऐसे संस्थान नहीं खुलने चाहिए कि संस्थान खोल दिया, उसमें कर्मचारी की कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं की, उसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं किया और केवल पट्टिकाएं लगाई गई। बहुत सी पट्टिकाएं ऐसी भी थी कि सुबह पट्टिकाएं लगी और शाम को सामान पैक करके घर ले गए। तो ये ऐसी राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह की राजनीति की है। लोगों को गुमराह करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश की सरकार लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है, हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से भी लड़ रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, और जो व्यवस्था थी व्यवस्था के साथ भी लड़ाई लड़ रही है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा केवल नारा नहीं है, ये सच में आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में जो है व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं लोगों को नहीं सूट करती थी उन व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है। और आत्मनिर्भरता, हिमाचल प्रदेश के हितों को जो बेचा गया है वो लड़ाई हमारी है। और माननीय मुख्यमंत्री की बेदाग छवि और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय जो है हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शनिवार को एक बार फिर सदन में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और लगातार बढ़ते शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी की और विरोध के चलते सदन का माहौल काफी गर्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही चलाने की अपील की। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहाँ सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। उन्होंने सदस्यों से नियमों और संसदीय परंपराओं का पालन करने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित करने की घोषणा की। सभा के अंदर पिछले कल भी कहा कि राष्ट्रगीत होगा, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रगान से शुरू होता है और जब सेशन समाप्त होता है तो राष्ट्रगीत से हम करते हैं। लेकिन पिछले कल भी आप जो है हाउस के अंदर इंटरप्शन दोनों पक्षों की तरफ से इतनी हुई, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद सदन में न पक्ष न प्रतिपक्ष ने संयम रखा, ना जो है हाउस के अंदर व्यवस्था बनाई। जब व्यवस्था नहीं बनेगी तो अध्यक्ष के पास कोई और जो है ऑप्शन और अल्टरनेटिव नहीं है, जो सभी विधानसभा में होता है। मैंने हाउस को सेंस करने के बाद उसको आज तक के लिए एडजॉर्न कर दिया। आज रीअसेंबल हुआ ठीक 11 बजे, और जैसे मैंने कल कहा था कि शो को उद्गार होने थे, ऑबिचुरी होनी थी, वो आज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। उसके बाद 5 मिनट का समय बचा था 12 बजने में, तो क्वेश्चन आवर के 5 मिनट बचे थे। हमने 2 क्वेश्चन भी किए और 2 क्वेश्चन करने के बाद 0 आवर शुरू होता है और एक आइटम और दूसरी आइटम के इंटरवल में नेता प्रतिपक्ष ने हाथ उठाया। हमने इजाज़त दे दी और इजाज़त दी तो उन्होंने अपना वक्तव्य बड़ी डिटेल में रखा, जो समाचार पत्रों के माध्यम से उनको ज्ञात हुआ, क्योंकि पिछले कल लोग खुद नहीं थे। उनके वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री का जवाब बनता है और वो सदन के नेता है, उन्होंने अपना जवाब देना शुरू किया। जब जवाब दे रहे थे तो फिर दोबारा से इंटरप्शन हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इंटरप्ट करने का कोशिश की, शोरगुल हुआ। फिर मैंने बार बार कहा कि भाई व्यवस्था बनाए, व्यवस्था नहीं बनी। हमने 2 बजे तक इसको एडजॉर्न किया। मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर पाए। जैसे ही 2 बजे रीअसेंबल हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़ा किया कि मेरा जो वक्तव्य बीच में जो मैं नहीं पूरा कर पाया, तो मैंने उनको इजाज़त दी, और जैसे इजाज़त दी फिर इंटरप्शन हो गया और दोनों तरफ से हो गया। और मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद जो है हाउस के अंदर व्यवस्था कायम नहीं हुई। माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी सीटों में बैठकर नाराबाजी करना शुरू किया, और जब मुझे लगा कि दोबारा से हाउस के अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो मैंने इसको सोमवार 2 बजे तक स्थगित कर दिया, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में। अब सोमवार 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी, और जब 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो जो भी प्रश्न अंदर सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष से जो पैदा हुए हैं उनके ऊपर व्यवस्था जो है मैं दूंगा। जो उन्होंने अपने अपने वक्तव्यों में कहा है
उस सब की मैं पुष्टि करूंगा और पुष्टि करने के बाद सदन के अंदर ही जो है मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि सदन के अंदर मेरा अधिकार क्षेत्र अलग है, मैंने पिछले काल भी कहा। अब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आकर यहाँ बैठे हैं और सेक्रेटरी साहब ने अनुरोध भी किया अंदर आने के लिए, बाद में आ भी गया अंदर। तो मेरे चैम्बर के अंदर ये चीजें डिसाइड नहीं होती। चैम्बर में तब होती हैं जब दोनों पक्षों के जो है नेतागण मौजूद हों, यूनिलैटरली नहीं होती। तो इन्हें आज भी अभी ये कह रहे थे, मैंने कहा जो भी होगा या तो सोमवार को 2 बजे होगा या 2 बजे से पहले दोनों दलों के व्हिप, चीफ व्हिप, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष बैठ के आप इंटरनली इसको रिजॉल्व कर लें सदन में आने से पहले। एक तो तरीका वो है मेरी एब्सेंस के बिना, और फिर नहीं होगा तो मुझे तो सदन चलाना है। फिर मुझे व्यवस्था कुछ ना कुछ जो है, जो भी व्यवस्था जायज होगी, संवैधानिक होगी, कानूनन होगी, वो मैं दूंगा। आज शिमला में विधायक सुधीर शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही को विपक्ष की आवाज दबाने और जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि वह कानून और जांच प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं। विजिलेंस की ओर से जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसका जवाब दिया जा रहा है और जांच में आवश्यक सहयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी जांच से पीछे हटने वाले नहीं है। सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का मुख्य एजेंडा अब सुधीर शर्मा बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सरकार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि किसी मामले में जांच जरूरी है तो कानून के अनुसार जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि वह राजनीतिक दबाव में आने वाले नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि उनके खिलाफ राजनीतिक कार्यवाही की जाती है तो इसका जवाब भी राजनीतिक और कानूनी तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जवाबी कार्यवाही होगी हम करेंगे। उनका कहना था कि विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा और जनहित के मुद्दों को दबने नहीं दिया जाएगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि विजिलेंस ने जांच के सिलसिले में उनसे जो जानकारी मांगी है उसका जवाब भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह जांच एजेंसी की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए हर जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसमें जो चुने हुए विधायक हैं उनके जो प्रिविलेजेस होते हैं उसके चलते जो रूल्स के अनुसार जो मामला चल रहा है विजिलेंस का, वो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया है। वो उसके ऊपर विचार करेंगे। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो उससे ऐसा लगता है कि ये इंटेंशनली हरासमेंट का एक एजेंडा लेकर के, खुद तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। तब आपको तो ये खबर मुझसे पहले मिल गई, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही दिया है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जागरूक पत्रकारिता का ये जीता जागता एक उदाहरण भी है। लेकिन अब क्योंकि मामला विधानसभा के अंदर है और दे दिया है, तो ये जो लोग इसमें हैं उन सभी के खिलाफ दिया गया है। विशेष पता नहीं, अब मुझे लगता है कि अब एक ही एजेंडा उनका हो गया है, जो कि प्रदेश होना चाहिए था। मुख्य एजेंडा तो प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन मुख्य एजेंडा अब सुधीर शर्मा बन गया है, तो इसका उपचार मेरे पास है नहीं। इसका उपचार तो उनको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। दिया है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी और अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल ने हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा के खिलाफ कई नारे लगाए। इनमें पेपर चोर कहाँ मिलेंगे,
बीजेपी के दफ्तर में जैसे नारे भी सुनाई थे। विधानसभा परिसर में काफी देर तक नारेबाजी का दौर देखने को मिला। सत्ता पक्ष के इस प्रदर्शन के बाद विधानसभा परिसर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस विधायक दल ने भाजपा पर राष्ट्रगान के सम्मान और विधानसभा की मर्यादा से जुड़े गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा द्वारा विधानसभा की परंपराओं और मर्यादाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने भाजपा से राष्ट्रगान का सम्मान करने और इस मामले में माफी मांगने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि भाजपा मर्यादा और परंपराओं का राजनीतिकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण परंपराओं को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस विधायक दल के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रगान के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और साथ ही इस मामले में माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान देश की गरिमा और सम्मान से जुड़ा विषय है और इसे किसी भी तरह राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा से अपने रवैये पर पुनः विचार करने की मांग उठाई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आए। इससे पहले सत्र के पहले दिन भी विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। बीजेपी के चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। गंदा चोर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान पीछा पीछा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान का ये अपमान बीजेपी के दफ्तर में। अबे पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। नहीं देखिए, बीते रोज विधानसभा जब शुरू हुई और राष्ट्रगान गाया गया और राष्ट्रगान के गाने पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और विधायक दल ने आपत्ति की थी। उससे सारा हिमाचल प्रदेश आक्रोशित है। राष्ट्रगान का आज दिन तक अपमान कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है वो जो कल उन्होंने यहाँ पे सदन के अंदर अमर्यादित व्यवहार किया, उसके चलते आज हमारे सारे विधायक दल ने राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आज ये सदन तक जाने का फैसला किया। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे अभी आए हैं और सारा विधायक दल राष्ट्रगान को पूरा देश पूरे सम्मान से गाता है। और उन्होंने राष्ट्रगीत की बात की। जब राष्ट्रीय गान गाया जा रहा हो और उसमें राष्ट्रीय गीत को बीच में लाना, दोनों का अपना सम्मान है, लेकिन किसको किस समय गाया जाना है ये फैसला अध्यक्ष को करना है, परंपराओं के मुताबिक करना है। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रगान वहाँ पे करवाया और वो उसी समय कहने लगे अब राष्ट्रगीत भी गाओ। ये उनका फैसला नहीं है। कब राष्ट्रगान गाना है, कब राष्ट्रगीत गाना है, दोनों का अपना सम्मान है, लेकिन फैसला अध्यक्ष का होगा और परंपराओं के मुताबिक होगा। राष्ट्रगान का जो अपमान हुआ है, इनको माफी मांगनी चाहिए और खेद जताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। पूरा कांग्रेस विधायक दल इससे बहुत दुखी है और हमारा ये प्रयास है कि जो सदन की परंपरा है, मर्यादा है, उसको बनाए रखे। सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे। हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है, सबसे लंबा, वो इसलिए बनाया है कि यहाँ परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपए किलो हो गई है उससे उसका ध्यान भटकाना चाहती है।
इन सब बातों से वो पेपर लीक से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्हें सदन चलना चाहिए, सदन की परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए और जो भी मुद्दे वो सदन में रखें, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदन चलाना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग सदन चलाना चाहते हैं और इनकी मंशा है कि सदन ना चले।